वो सुबह बहुत धीरे खुली थी। महल की पिछली दीवार के पास, जहां सूरज सबसे बाद में पहुंचता था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं श्यामा रहती थी। श्यामा दासी थी, पर उसके चेहरे पर दास्ता नहीं थी। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी। वो काम करती थी, पर अपने भीतर कहीं ठहरी हुई थी। महल में रोज बहुत आवाजें होती थीं, हंसी, आदेश, गुस्सा, संगीत। पर श्यामा उन आवाजों का हिस्सा नहीं थी। वो उनके बीच से ऐसे निकल जाती जैसे पानी में पत्थर नहीं, पत्ता गिरा हो। उसी महल में राजकवि देवदत्त रहता था। राजा उसे बहुत मान देता था। दरबार में सबसे पहले वही बैठता और सबसे आखिर में उठता। देवदत्त के शब्दों में असर था। उसकी कविताएं सुनकर लोग चुप हो जाते। पर जब वो अकेला होता तो उसके शब्द भी उससे दूर हो जाते। हर शाम वो अपने कक्ष में बैठता, दीपक जलता रहता, ताड़पत्र खुले रहते, पर मन भरा हुआ नहीं होता। उसी कक्ष के बाहर श्यामा अक्सर दीपक बदलने आती। वो कुछ नहीं कहती, देवदत्त भी कुछ नहीं पूछता, पर दोनों जानते थे कि उस खामोशी में कुछ है। श्यामा की आंखें अक्सर जमीन पर रहती, पर जब कभी वो ऊपर देखती तो सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करता। देवदत्त को ये बात डराती थी। कवि डरते हैं जब कोई उन्हें बिना शब्दों के पढ़ ले। समय बीतता रहा, ऋतुएं बदलीं, महल वैसे ही खड़ा रहा। और फिर एक दिन श्यामा बीमार पड़ गई। कोई बड़ा शोर नहीं हुआ, दासियां बदल दी जाती हैं, बीमारियां भी, पर श्यामा वापस नहीं आई। कुछ महीनों बाद उसी झोपड़ी में एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची बहुत शांत थी, रोई कम, आंखें ज्यादा खोली। श्यामा ने उसका नाम रखा अनाया। अनया का बचपन किसी कहानी जैसा नहीं था। न खिलौने, न रंगीन कपड़े, न कोई उसे देखने आता। पर उसकी माँ थी, और माँ की गोद में दुनिया पूरी होती है। श्यामा अनया से कम बोलती थी, पर जब बोलती तो शब्द धीरे धीरे रखती। हर बात कहना जरूरी नहीं, वो कहती, कुछ बातें भीतर रहने दो। अनया चुपचाप सुनती, फिर बाहर निकलकर आसमान देखती। उसे बादल अच्छे लगते थे, क्योंकि वे बिना आवाज के बहुत कुछ बदल देते थे। साल बीतते गए। अनया अब 7 साल की थी। महल के पिछवाड़े वो छोटी छोटी मदद करने लगी। पानी भरना, पत्ते समेटना, दीपक रखना। कभी कभी वो दरबार के पास रुक जाती। अंदर से शब्द बाहर आते, कभी भारी, कभी हल्के। एक दिन देवदत्त कविता पढ़ रहा था। उसकी आवाज में आज थकान थी। शब्द सही थे, पर मन नहीं था। अनया दरवाजे के बाहर बैठी थी। उसने पूरी कविता सुनी, फिर उसने जमीन की ओर देखा। उसे लगा कुछ अधूरा है। वो नहीं जानती थी क्या, पर उसे महसूस हुआ। उस रात वो देर तक जागती रही, मिट्टी पर एक सूखी टहनी से रेखाएं बनाती रही। वे शब्द नहीं थे, पर भाव थे। श्यामा ने देखा, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गई। जो मन में हिले वो बोली, उसे दबाओ मत। अनया ने सिर हिला दिया। अगले दिन महल के पीछे उसे एक फटा हुआ ताड़पत्र मिला। उसने उस पर धीरे धीरे कुछ शब्द लिखे। वे ठीक नहीं थे, पर सच्चे थे। देवदत्त की नजर संयोग से उस पर पड़ी। वो देर तक खड़ा रहा, फिर ताड़पत्र उठा लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उस रात उसने कोई कविता नहीं लिखी। वो बस सोचता रहा। पहली बार उसे लगा कि शब्द कहीं और भी जन्म ले सकते हैं। और उसी एहसास के साथ रात ने महल को थोड़ा और शांत कर दिया। अनया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं आई थी। वो चलती तो लगता जैसे समय उसके साथ चल रहा हो। महल के लोग उसे पहचानते थे, पर जानते नहीं थे। दासी की बेटी, बस इतना ही। वो जब काम करती तो पूरा ध्यान काम पर होता, पर उसका मन कहीं और रहता, किसी गहरी जगह पर। श्यामा ये सब देखती थी और चुप रहती थी। एक शाम अनया ने पूछा, अम्मा, लोग शब्द क्यों कहते हैं? श्यामा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो दिया ठीक कर रही थी। फिर बोली, क्योंकि सब कुछ सहा नहीं जाता। अनया चुप हो गई। उस रात महल में उत्सव था, राजा का जन्मदिन। दीप, संगीत, भोजन। देवदत्त को कविता पढ़नी थी। सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो मंच पर आया, लोग शांत हो गए। उसने कविता पढ़ी। शब्द सुंदर थे, पर भीतर से खोखले। अनया दूर खड़ी थी। उसने ध्यान से सुना, और पहली बार उसे दुख हुआ। कविता खत्म हुई, तालियां बजीं। देवदत्त ने सिर झुका लिया।
उसे भी वही महसूस हुआ। उस रात वो देर तक टहलता रहा, महल के पिछवाड़े। वहीं उसने अनया को देखा। वो अकेली बैठी थी, आसमान की ओर देखती हुई। देवदत्त रुका, कुछ बोला नहीं। अनया ने उसे देखा, फिर नजर झुका ली। कुछ पल बीते, देवदत्त ने धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो? अनया ने बिना डर के कहा, क्योंकि यहां शोर कम है। देवदत्त कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठ गया। दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद अनया ने कहा, आपकी कविता सुंदर थी। देवदत्त ने हल्की सांस ली। पर? अनया ने सिर झुका लिया। पर आज वो थकी हुई थी। देवदत्त की आंखें बंद हो गईं। उसने पहली बार सच सुना था। वो हंसा नहीं, न नाराज हुआ, बस बोला, तुम्हें शब्द समझ आते हैं? अनया ने कहा, नहीं, पर मन समझ आता है। उस रात देवदत्त बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कोई उसके भीतर की परत धीरे से खोल गया है। अगले दिन से वो अनया को कभी-कभी ताड़पत्र दे देता। कुछ नहीं कहता, बस दे देता। अनया लिखती नहीं थी, पहले सुनती थी, फिर सोचती थी और कभी-कभी कुछ शब्द उतार देती। वे शब्द किसी को दिखाने के लिए नहीं होते, बस मन को हल्का करने के लिए। श्यामा ये सब देखती थी, पर कोई सवाल नहीं करती थी। एक दिन श्यामा बीमार पड़ी। इस बार बीमारी लौटने वाली नहीं थी। वो बहुत शांत थी। अनया उसका हाथ पकड़े बैठी थी। अम्मा, अनया ने कहा, मैं ठीक रहूंगी। श्यामा ने उसकी ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई। मुझे पता है, वो बोली। उस रात श्यामा चली गई, बिना शोर, बिना शिकायत। अनया बहुत देर तक उसके पास बैठी रही। आंसू नहीं आए, बस सन्नाटा था। अगले दिन महल वैसे ही चला, पर अनया के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। देवदत्त ने उसे एक ताड़पत्र दिया, कुछ नहीं कहा। अनया ने उसे पकड़ लिया और पहली बार उस पर सच में लिखा। उसके शब्द शांत थे, पर पूरे थे। जब देवदत्त ने पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है। और उसी एहसास में रात फिर से धीरे धीरे उतर आई। श्यामा के जाने के बाद झोंपड़ी और भी शांत हो गई थी। अनन्या वहां कम रुकती थी, पर हर दिन एक बार जरूर जाती। वो भीतर बैठती, कुछ देर कुछ नहीं करती, बस सांस लेती, फिर बाहर आ जाती। महल में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। अब वो सिर्फ छोटी दासी नहीं रही, उसे काम आता था और वो बिना सवाल किए काम करती थी। देवदत्त ये सब देखता था। वो अनन्या से कम ही मिलता, जानबूझकर। वो जानता था, शब्दों को जगह चाहिए और जगह देने के लिए कभी-कभी दूर रहना पड़ता है। एक दिन राजा ने घोषणा की, राज्य के स्थापना दिवस पर विशेष काव्य सभा होगी। सभी बड़े कवि बुलाए जाएंगे और एक नई रचना प्रस्तुत की जाएगी जो आने वाले समय की दिशा बताए। देवदत्त को यह जिम्मेदारी दी गई। पूरा महल उत्साहित था, पर देवदत्त भीतर से भारी हो गया। वो कई रातों तक बैठा रहा। ताड़पत्र सामने थे, पर शब्द नहीं आए। उसे लगा जो कहना था वो अब उसके पास नहीं है। एक शाम वो पिछवाड़े टहल रहा था। वहीं अनन्या दिए साफ कर रही थी। उसने देवदत्त को देखा और फिर काम में लग गई। देवदत्त रुका, काफी देर बाद बोला, क्या तुम आजकल लिखती हो? अनन्या ने सिर हिलाया। कभी कभी। क्या लिखती हो? अनन्या ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, जो भीतर रुक जाता है। देवदत्त चुप हो गया। तुम पढ़ोगे? अनन्या ने पूछा। देवदत्त ने हां नहीं कहा, ना नहीं कहा। अगले दिन अनन्या ने एक ताड़पत्र चुपचाप उसके कक्ष के बाहर रख दिया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। देवदत्त ने रात में उसे पढ़ा। वो कोई कविता नहीं थी, न छंद न अलंकार, बस साधारण शब्द। मां की याद, खामोशी, आसमान और मन के भीतर एक हल्का सा डर कि सच बोल दिया तो जगह छिन जाएगी। देवदत्त देर तक बैठा रहा। उसे समझ आ गया कि असली डर शब्दों का नहीं होता, सच का होता है। अगली सुबह उसने संदेश भेजा,
कि वो इस बार अकेला नहीं लिखेगा। राजा चौंका। राजकवि अकेले ही लिखते हैं, उसने कहा। देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस बार शब्द मुझसे बड़े हैं। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर अनुमति दे दी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है वो? कौन लिख रहा है? देवदत्त ने किसी का नाम नहीं लिया। काव्य सभा का दिन आया। महल सजा हुआ था, दीपक जल रहे थे, सब शांत थे। देवदत्त मंच पर आया। उसके हाथ में ताड़पत्र था। उसने पढ़ना शुरू किया। शब्द सरल थे, पर सीधे मन में उतरते। सत्ता की थकान, सच की कीमत और उस आवाज का जिक्र जो अक्सर सुनी नहीं जाती। दरबार पूरी तरह चुप था। राजा की आंखें भी झुकी हुई थीं। कविता खत्म हुई। कोई तालियां नहीं बजी। काफी देर बाद राजा ने कहा, यह किसने लिखा? देवदत्त ने कहा, जिसे बोलने का अधिकार कभी नहीं मिला। राजा ने कुछ नहीं पूछा। सभा समाप्त हुई। उस रात देवदत्त ने अनन्या को बुलाया। वो डरते हुए आई। देवदत्त ने कहा, तुम्हारे शब्द अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे। अनन्या ने शांति से कहा, वे कभी मेरे थे ही नहीं। देवदत्त ने पहली बार उसे सम्मान से देखा, न दासी की बेटी की तरह, न शिष्य की तरह, बस एक आवाज की तरह। उस रात अनन्या बहुत देर तक आसमान देखती रही। उसे लगा उसकी मां कहीं पास ही है, और रात धीरे धीरे उसे अपने भीतर समेटती चली गई। काव्य सभा के बाद महल में सब कुछ वैसा ही था। काम, आदेश, दिन, रात। पर हवा में एक हल्का सा बदलाव था, जैसे किसी ने खिड़की थोड़ी देर के लिए खोल दी हो। अनया अब पहले जैसी नहीं रही, और ना ही बदली हुई दिखती थी। वो बस और शांत हो गई थी। वो अब भी वही काम करती, दिए, पानी, सफाई। पर उसके भीतर किसी को साबित करने की इच्छा नहीं थी। देवदत्त ने उससे फिर कभी कुछ लिखने को नहीं कहा, और अनया ने फिर कभी ताड़पत्र उसके कक्ष के बाहर नहीं रखा। शब्द अब मुलाकात के मोहताज नहीं थे। एक शाम देवदत्त ने राजा से एक निवेदन किया, मैं राजकवि का पद किसी और को सौंपना चाहता हूं। राजा चौंक गया। तुम्हारे रहते? देवदत्त ने सिर झुका लिया। मेरे रहते ही। राजा ने कोई कारण नहीं पूछा। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी समझ में आती है। कुछ दिनों बाद नया राजकवि नियुक्त हुआ। युवा था, उत्साह से भरा। देवदत्त ने अपना कक्ष छोड़ दिया। महल के बाहर एक साधारण सा घर ले लिया। अनया को इसकी खबर मिली। वो उस शाम झोपड़ी की ओर नहीं गई, सीधे उस घर के सामने रुक गई। देवदत्त बाहर बैठा था। दीपक जला था। अनया ने सिर झुका दिया। आप जा रहे हैं? उसने पूछा। देवदत्त ने कहा, नहीं, अब यहीं रहूंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अनया ने कहा, मैं भी यहां से जाना चाहती हूं। देवदत्त ने उसकी ओर देखा, कोई सवाल नहीं किया। कहां? अनया ने कहा, जहां शब्द किसी पद के नीचे ना हो। देवदत्त मुस्कुराया, बहुत हल्के से। कुछ ही दिनों में अनया ने महल छोड़ दिया, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विदाई के। लोगों ने पूछा नहीं, और जिसने पूछा उसने जवाब नहीं पाया। अनया और देवदत्त साथ नहीं चले, पर एक ही दिशा में चले। अनया दूर के गांव में रुक गई। वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। न कविता, न शास्त्र, बस शब्दों को डर से मुक्त करना। देवदत्त अपने छोटे से घर में लिखता रहा। अब वो कवि नहीं कहलाता था, और उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। कभी कभी उसके पास अनया का भेजा हुआ एक पत्ता आता। उस पर कुछ पंक्तियां होती, साधारण पर पूरी। देवदत्त पढ़ता, फिर दीपक बुझा देता। उसे लगता उसका जीवन अब पहली बार सही जगह पर है। साल बीतते गए। एक रात देवदत्त सो गया और सुबह नहीं उठा। कोई बड़ा शोक नहीं हुआ, बस एक शांत अंत। कुछ दिनों बाद अनया आई। उस घर के सामने देर तक बैठी रही।
फिर भीतर जाकर ताड़पत्रों को सहेज दिया। उनमें से किसी पर उसका नाम नहीं था। वो मुस्कुराई। उस रात वो उसी घर में सोई। नींद गहरी थी, सपनों से खाली, जैसे मन अब कुछ साबित नहीं करना चाहता। और रात धीरे धीरे सब कुछ अपने भीतर समेटती चली गई।